Good morning, students. Myself, राजेश कुमार. कल बीएससी थर्ड ईयर में पेपर फर्स्ट में यूनिट फोर्थ में हमने नेशनल पार्क तथा सेंचुरीज को डिस्कस किया था. आज हम यूनिट फोर्थ में पेपर फर्स्ट के लास्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं. कैटेगरीज ऑफ वाइल्ड लाइफ स्पीसीज. वाइल्ड लाइफ स्पीसीज को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, इसमें हम पढ़ेंगे. स्टार्ट करते हैं. इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि IUCN की फुल फॉर्म है, ने प्लांट्स व एनिमल्स की रेयर स्पीसीज को कंजर्वेशन के लिए यानी संरक्षण देने के लिए कुछ कैटेगरीज बनाई. इन कैटेगरीज को बनाने का आधार कई चीज़ों पर निर्भर है, जिनमें उनका प्रेजेंट व पास्ट डिस्ट्रीब्यूशन, समय समय पर उनकी संख्या में आने वाली कमी, नेचुरल हैबिटाट की बहुतायत यानी नेचुरल हैबिटाट जो है उसकी बहुत अधिक संख्या में मिलना, तथा उनकी क्वालिटी एवं उस स्पीसीज की बायोलॉजिकल एवं पोटेंशियल वैल्यू आदि मुख्य हैं. बात करते हैं कुछ एंडेंजर्ड स्पीसीज यानी कैटेगरीज की. यह स्पीसीज अनफेवरेबल फैक्टर के कारण कुछ ही इंडिविजुअल्स के रूप में रिप्रेजेंट की जाती हैं. अगर यही सारे फैक्टर कंटिन्यू कर जाएं तो वो स्पीसीज जल्दी ही एक्सटिंक्ट हो जाएंगी यानी विलुप्त हो जाएंगी. इसमें इंडियन राइनो, एशियाटिक लायन, पिलो हेल, घड़ियाल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, होपिंग क्रेन आदि मुख्य हैं. अब बात करते हैं वल्नरेबल स्पीसीज. इससे जो ऊपर आपने पढ़ा एंडेंजर्ड, जो कि विलुप्त होने की कगार पर है. यह वे स्पीसीज हैं जिन्हें निकट भविष्य में एंडेंजर्ड कैटेगरी में आने का अंदेशा है. मतलब अगर हम इसकी सुरक्षा नहीं करें, अगर हम इसको प्रोटेक्ट नहीं करें, तो यह भविष्य में एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंतर्गत आ सकती हैं. तो हमारा मेन मकसद इन कैटेगरीज को एंडेंजर्ड स्पीसीज में पहुंचाना नहीं है. अगर सभी फैक्टर्स कंटिन्यू कर जाएं तो निश्चित रूप से इन स्पीसीज की पॉपुलेशन सीरियसली कम होती चली जाएगी. जैसे डियर, ब्लैक बग आदि. अब बात करते हैं रेयर स्पीसीज की. जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, रेयर. रेयर का मतलब ऐसी स्पीसीज जो मिलती तो हैं लेकिन एक निश्चित एरिया में ही मिलती हैं और कम मात्रा में मिलती हैं. ऐसी सभी स्पीसीज को रेयर स्पीसीज के रूप में रखा गया है. देखते हैं. ऐसी स्पीसीज किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में स्थित होती हैं. इनकी पॉपुलेशन भी
स्कैटर्ड यानी बिखरी हुई यहाँ वहाँ होती है। इनकी कुल पॉपुलेशन बहुत कम होती है, लेकिन वे वर्तमान में एंडेंजर्ड स्पीसीज में नहीं आती। जैसे कंगारू की बात कर ली जाए, ऑस्ट्रेलिया में कंगारू मिलते हैं। वो एक निश्चित रीजन में मिलते हैं जो ओनली ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं, जिनको ऑस्ट्रेलियन कंगारू बोलते हैं। वो एंडेंजर्ड या वल्नरेबल स्पीसीज के अंतर्गत नहीं आते, लेकिन मिलते एक निश्चित एरिया में। जैसे कीवी की बात कर लो, न्यूजीलैंड में मिलता है कीवी, अपने इंडिया में नहीं मिलता, आसपास के जितने भी देश हैं वहाँ नहीं मिलता। तो वो सभी रेयर कैटेगरी में रखे गए हैं। निकट भविष्य में इन स्पीसीज को या तो वल्नरेबल या एंडेंजर्ड कैटेगरी में आने का भय होता है। फॉर एग्जांपल एलिफेंट, वाइल्ड बफेलो, एशियाटिक एस आदि। अब बात करते हैं थ्रेटेंड स्पीसीज की। ऐसी स्पीसीज जो कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा तो कुछ हिस्सों में या कुछ स्थानों पर इधर उधर बिखरी हुई दिखती हैं। ऐसी स्पीसीज को पहचानकर उनका कंजर्वेशन किया जाना चाहिए, जिससे वे रेयर, वल्नरेबल या एंडेंजर्ड श्रेणी में आने से बच जाएं। फॉर एग्जाम्पल राइनो, जो एक सींग वाला राइनो है वो इस कैटेगरी में आ सकता है। बात करते हैं फिफ्थ स्पीसीज की, इंटरमीडिएट स्पीसीज। वे स्पीसीज जो उपरोक्त कैटेगरीज में से जो हमने पढ़ी थी, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, रेयर स्पीसीज, थ्रेटेन, ये 4 हमने पढ़ी थी। इन कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी में आती हैं, लेकिन उनके बारे में ना तो कोई पर्याप्त इन्फॉर्मेशन है और ना ही मिल पा रही है। तो ऐसी जो स्पीसीज हैं उनको इंटरमीडिएट स्पीसीज के अंतर्गत रखा जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट स्पीसीज की, आउट ऑफ डेंजर। इस कैटेगरी में ऐसी स्पीसीज को रखा जाता है जिन्हें पहले 4 कैटेगरीज में से किसी एक कैटेगरी में रखा गया था, लेकिन अब वे सुरक्षित मानी जा रही हैं। मतलब उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है कि समाप्त हों, अर्थात इस बात का भय समाप्त हो चुका है कि वो जिंदा कैसे रहेंगी। मतलब वो पहले या तो एंडेंजर्ड में थी या वल्नरेबल में थी या रेयर में थी या थ्रेटेंड में थी, लेकिन अब वो उनकी संख्या इतनी हो गई है कि उनका एक्सटिंक्ट होने का भय नहीं है, तो उनको हम आउट ऑफ डेंजर स्पीसीज में रखेंगे। अब हम एक न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि यूनिट 4 का ही है, प्रोजेक्ट टाइगर। ये कभी कभी शॉर्ट नोट की फॉर्म में पूछ लिया जाता है कि प्रोजेक्ट टाइगर पर शॉर्ट नोट लिखिए। बात करें प्रोजेक्ट टाइगर की। हमारे देश में टाइगर की निरंतर घटती हुई संख्या को ध्यान में रखते हुए इनके कंजर्वेशन के लिए
एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। यही प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। इस प्रोजेक्ट की स्थापना 1972 में स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी के प्रयासों के साथ WWF वर्ल्ड वाइड फंड के सहयोग से प्रारंभ हुआ। 1910 में हमारे देश में करीब 40,000 टाइगर मौजूद थे, लेकिन इनकी लगातार हंटिंग व किलिंग से 1970 में टाइगर को एक एंडेंजर्ड स्पीशीज माना गया और यह भी बताया गया कि यह एक्सटिंक्ट होने की कगार पर या विलुप्त होने की ओर अग्रसर हो चुका है। इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के टास्क फोर्स के रिकमेंडेशन पर प्रोजेक्ट टाइगर को सेंट्रल स्कीम के अंतर्गत 1973 में सम्मिलित कर लिया गया। प्रारंभ में 9 राज्यों में लगभग टाइगर को रिजर्व किया गया, जो 1300 के आसपास स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करते थे। 1982 में 2 अन्य रिजर्व को और जोड़ा गया, जिससे टोटल एरिया 15,800 स्क्वायर किलोमीटर तक पहुंच गया। इसमें जोन बनाए गए, जिनमें कोर जोन 300 स्क्वायर किलोमीटर का था। लगातार प्रयासों से कोर जोन में खेतीबाड़ी तथा जानवरों की ग्रेजिंग यानी चरने को पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया। 1984 में 4 अन्य रिजर्व को और जोड़ा गया, जिससे कुल एरिया 24,712 स्क्वायर किलोमीटर का बना और इसमें कोर एरिया 5,142 स्क्वायर किलोमीटर से 8,608 स्क्वायर किलोमीटर तक पहुंचा। 1987 में यूपी के दुधवा रिजर्व को भी इसमें शामिल किया गया। इन सब प्रयासों के फलस्वरूप टाइगर रिजर्व की संख्या 12 राज्यों में 16 तक पहुंची। एक और टाइगर रिजर्व 1988 में तमिलनाडु में स्थापित किया गया, जिसका टोटल एरिया 800 स्क्वायर किलोमीटर का था और इस तरह से 1989 तक 13 राज्यों में 17 टाइगर रिजर्व बन चुके हैं, जो कुल मिलाकर 26,643 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर कर रहे हैं। इन सब से ऐसी आशा की जाती है कि निकट भविष्य में टाइगर की संख्या धीरे धीरे और अधिक बढ़ती जाएगी। तो स्टूडेंट, आज हमने प्रोजेक्ट टाइगर तथा वाइल्ड लाइफ स्पीशीज को डिस्कस किया, जो कि BSc थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर का लास्ट टॉपिक था। अब कल हम नया चैप्टर और नया पेपर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।